अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं चांद की रुईत का मामला आखिर ये इतना पेचीदा क्यों होता है। हर साल एक ही मामला, एक ही लड़ाई, एक ही बहस। प्रोग्राम के आगाज में इस पर बात करेंगे। इसके बाद जो तैयारा हादसा है इसकी तहकीकात के हवाले से हम ये अगले हिस्से में बात इसलिए करेंगे ताकि कुछ स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट हो जाएं, कुछ प्रेसिडेंट्स तय हो जाएं। कहा गया है कि इस इंक्वायरी को मंजर आम पर लाया जाएगा और इसके नतीजे में जो बड़े फैसले लिए जाने हैं, क्या हम तैयार हैं वो लेने के लिए। प्रोग्राम के अगले समय इस पर बात होगी। चीनी स्कैंडल, ईद के बाद एक नया महाज, रिपोर्ट तो पेश हो गई है, इंप्लीमेंटेशन के हवाले से सवाल है। ये कहते हैं कि जी रिपोर्ट अगर पेश की है तो फिर इंप्लीमेंटेशन भी होगी। ऑपोजिशन इतनी इस मामले में हौसला अफजा बातें नहीं कर रही है। प्रोग्राम का जी आगाज करते हैं। सबसे पहले ईद है या नहीं है, 10 बज चुके हैं, बल्कि 10:08 है। हमें अभी तक नहीं मालूम कि कल हम रोजा रखेंगे या ईद मनाएंगे। अच्छा, ये पहली मर्तबा तो हो नहीं रहा। मुझे अपने बचपन से याद है कि ऐसा ही होता आया है। आखिरी वक्त तक जो है कंफ्यूजन रही है। शायद उससे पहले भी हमारे वालिदैन के जमाने में भी कुछ हद तक कंफ्यूजन रहती थी। इस कंफ्यूजन को दूर करने का हमें अब चांस मिला है जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत जो है उसने पिछले 2 साल से अनाउंस करना शुरू किया है कि एग्जैक्टली किस वक्त जो है चांद नजर आएगा, कहां नजर आएगा। आज भी फवाद चौधरी साहब ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि चांद जो है वो आज नजर आना चाहिए है, कल ईद होनी चाहिए। वेलकम बैक। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे मुफ्ती मुनीर साहब की। उन्होंने ऐलान कर दिया है कल हो गया ईद का पहला दिन। और आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फवाद चौधरी साहब ने और उन्होंने कहा था कि हूबहू यही बात कि आज चांद नजर आ जाएगा। जिन इलाकों में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, वो जो बॉर्डर लाइन था, पसनी खासतौर पर उन्होंने मेंशन किया, वहां इन तमाम जगहों से ही आज शहादतें आई हैं। सो ये बड़ी अच्छी बात है जी कि तमाम मुल्क जो है इस वक्त पहली मरतबा एक दिन पे ईद मना रहा है। पोपल जई साहब ने भी कल ईद का ऐलान किया है। तो बड़े अरसे बाद ये एक इत्तेहाद और ये गानेगत से ईद मनाई जा रही है जिसकी शायद इस वक्त मुल्क को बड़ी शिद्दत से जरूरत भी थी। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ बात ही करना चाह रही हूँ कि अगर हम इस बात का तयन अब कर लें, कोई एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ लें कि अगर साइंस बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करती जा रही है तमाम इन डेट्स को, तो क्यों ना एक साइंसी तरीका अपनाने की तरफ ये बहस शुरू कर दी जाए, जिसमें पहला पत्थर फवाद चौधरी साहब ने फेंक ही दिया है। और अब कुछ अकल की बात करें, आगे बढ़ने की बात करें, सिर्फ बात करें। लेकिन जाते जाते मुफ्ती साहब ने कुछ अपने जो खदशात और अंदेशों का जिक्र किया। अब हम उससे पहले मैं फवाद चौधरी साहब की बात सुन रही थी। उन्होंने बात की जी अच्छी बात है, बड़ा इज्जत का रिश्ता है, हो गया, इस तरह आगे चलिए। लेकिन मुफ्ती साहब ने जिस तरह के किसी की मजहबी अकायद के ऊपर सवालात उठाए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब है कि ईद के मौके पर इतना अहम ऐलान करते हुए आप इस तरह की बात करें। इसके अलावा कौन कितना मजहबी है, कौन किसका क्या पोजीशन, क्या मुकाम है, ये फैसला करने वाले मेरा ख्याल है दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी बशर हक नहीं रखता है। तो बड़ी केयरफुली हमें जो है ये बात करनी चाहिए। खास तौर पर ये मजहब के खिलाफ बात नहीं होती। अगर हम कोई साइंसी दलील दे दें तो ये बात बहुत होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बात हमने कुछ और करनी थी लेकिन आप बहरहाल आगाज हम इसी से करेंगे। सबसे पहले तो आप तीनों को ईद मुबारक हो जी। और ये एक बड़ी सादा ईद होगी, इसमें हम कोई इतनी ज़्यादा उसको बढ़ चढ़ के नहीं मना पाएंगे फॉर वेरियस रीजंस। मलिक मोहम्मद साहब, ये वैसे अच्छी बात है कि चले इवेंचुअली कभी ना कभी, पिछले साल नहीं हो पाया, इस साल थोड़ा हम बेहतर आए हैं, आगे पहुंचे हैं, अगले साल इससे भी बेहतर होगा। शायद किसी साइंटिफिक कंसेंसस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ जाएं। जी मारिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये इस दफ़ा की ईद बड़े भारी दिल के साथ और लामहला जो कल सानिया पेश है उन तमाम सोगवारान के साथ पूरी कौम उस पर बड़ी रंजीदा है। पूरी दुनिया में इस पर बड़ा अफसोस किया जा रहा है। जो प्लेन क्रैश हुआ है उनमें कई हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे जिनके हम उन ख़ानदानों से तमाम के साथ हम अपना इजहार अफसोस भी करते हैं। और मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ है जो मुफ्ती साहब ने कहा है, दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। अगर मुफ्ती साहब को ठीक है कि फवाद का तरीक़ाकार अगर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ज़्यादा मुनासिब था कि वो प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को एतमाद में लेते और उनको ये कन्विंस करते और रवियत को अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करते, उनकी हेल्प करते। लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब नॉट बाय एनी मीन्स उनके पास ये इख्तियार है और इस तरह का उनको हक हासिल है कि वो चौधरी फवाद साहब के बारे में ये बात करें कि उन्होंने कितनी नमाजें पढ़ी और उनका ईद से क्या ताल्लुक। आई स्ट्रांगली कंडेम दैट। ये मुफ्ती साहब को कतई तौर पे ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी दूसरे के अमाल का जज नहीं है। बिल्कुल, इट इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। ये मुफ्ती साहब को ये हक हासिल बिल्कुल नहीं था।
اور یہ جو فواد نے بات کی ٹھیک ہے، ان کے طریقہ کار پہ ان کو اختلاف ہو سکتا ہے سم ہاؤ، یا وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک جو بحث کھلی اور وہ پبلک ڈومین میں ایسے نہیں آنی چاہیے تھی، یا میڈیا پہ یا سوشل میڈیا سے پہلے ضروری تھا کہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس آپس میں انٹریکٹ کر لیتے تو اس بات میں وزن ہوتا. لیکن اگر ایسے بات کی جائے جیسے مفتی صاحب نے کی ہے تو یہ ان کو بھی زیب نہیں دی. وہ ایک بڑے جید عالم ہیں اور ان کا بڑا احترام ہے، ان کو سب لوگ بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اس طرح کا باعث ریفلیکٹ کریں گے وہ، یہ میں ان سے توقع نہیں کر رہا. بالکل صحیح کیا بات کریں. صبح عید ہے، آپ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ آج بڑا اچھا موقع تھا کہ تمام لوگ ایک پیج پہ ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اس بات کو سیلیبریٹ کریں جی کہ جو تفرقہ تھا، جو میں اپنے بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں، مختلف عید منا رہے ہیں، پہلی مرتبہ پورا ملک ساتھ عید منا رہا ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں آگے ذرا ایک دوستانہ اور ایک بڑا ایسا لہجہ اختیار کرنا چاہیے سب کو ساتھ لے کر چلنے کا. ارشاد بھٹی صاحب، سر میں آپ کی طرف بڑھوں گی. عید مبارک. اور اچھی بات ہے، یہ ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھ لیا کہ ایک ہی دن پورا ملک عید منائے گا جی. اس سے پہلے تو ہم اسی میں گم میں تھے کہ کوئی آدھا ملک میں کوئی عید منا رہا ہے، کوئی نہیں منا رہا. ساتھ والی مسجد میں عید ہو رہی ہے، 2 محلے چھوڑ کے عید نہیں ہو رہی ہوتی تھی. سب سے پہلے تو دل دکھی ہے جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ وہ جو شہادتیں ہوئیں، ثانیہ ہوا طیارے کا، اور 1 منٹ کے مجھے دکھ تو ہوتا ہے، لیکن مجھے جب یہ سوچتا ہوں کہ 1 منٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا اور وہ یہ اتنا حادثہ ہو گیا اور اتنی جانیں گئیں، اور اس میں ایک فیملی، پوری فیملی تھی، اور ہر فیملی کی ایک داستان ہے. اللہ ان ساروں کے درجات بلند کرے اور اللہ ان ساری فیملیوں کو صبر عطا کرے. سر ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پیارے تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں. اور اوپر سے کرونا وبا ہے، اس میں جتنے فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی، ان کی فیملیوں کے لیے بھی اللہ صبر دے ان کو. اور تیسری بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، یہ وہ رویہ ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کا مفتی منیب صاحب نے آج اظہار کیا. دیکھیے یہ نبی کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے، یعنی ان کا اگر اسوہ حسنہ پہ اگر ہم دیکھیں تو کبھی بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے کسی کی طرف انگلی اٹھائی. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا نہ کہو، کہیں وہ آپ کے سچے خداؤں کو جھوٹا نہ کہہ دیں. تو اور ایمان میں سب سے وزنی چیز اخلاق ہے. آج مفتی صاحب اپنے علماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں بڑے پن کا، بڑے آدمی کا، بڑی عمر کا، بڑے عالم کا بڑے ہونے کا ثبوت دینا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے بڑے رتبے کا دینا چاہیے تھا، اور بڑا دن کا اناؤنس کر رہے تھے. اور بڑی مصیبت میں ہے قوم، اس میں وہ ایک اور تفریق ڈال رہے تھے. یہ بہت بری بات ہے اور مفتی صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تیسری بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے، 1974 کے بعد ہم ایک عید منا رہے ہیں. ہم وہ بدقسمت قوم ہیں جن کی ایک اذان نہیں، ایک چاند نہیں، ایک عید نہیں. اور لیکن میں مفتی صاحب کو پوچھنا چاہوں گا، جو سائنس اور تمام لوگ جو سائنس کے، کہ پہلے حج پیدل ہوتا تھا، اونٹوں پر ہوتا تھا، پھر بحری جہازوں پر ہوتا ہے. آج کیا ہوتا ہے؟ پہلے کبھی کبھی خانہ کعبہ کی چھت پہ اذانیں دی جاتی تھی، آج کیا دی جاتی ہیں؟ پہلے تلواروں، نیزوں سے اور تیروں سے جنگ لڑی جاتی تھی، آج لڑی جاتی ہے. تو سائنس کو شامل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علم کی اہمیت کو اتنا دیا ہے کہ وہ جو قیدی آتے تھے ان کو بھی وہ کہتے تھے کہ آپ اگر آپ کے پاس کوئی اور کوئی نہیں تو ایک مسلمان کو پڑھا کر آپ چھوٹ سکتے ہیں. تو علم اور سائنس کو شامل کریں اس میں. اب وہ دوربینیں لے کے چھتوں پہ بیٹھنا اور وہ جو ایک خاص قسم کا کلچر ہے اس میں سائنس کو شامل کریں. اور لوگوں نے 50-50 سال کے کیلنڈر بنا لیے ہیں، 50-50 سال کے آگے کر لیے ہیں، تو اس لیے اس کو شامل کریں. بحث کو بڑھانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نا، یہ فیصلہ کرنا ہے ریاست نے. آج سے پہلے ریاست جو ہے اس معاملے کے اوپر ذرا زیادہ کوئی بولڈ پوزیشن لیتی نہیں ہے. اب اگر موجودہ حکومت میں اگر منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آگے بڑھ کے یہ جو ایک بڑا رسکی بات ہوتی ہے نا، ایسی بات کرنا جس میں آپ کو بہت مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑے، تو اگر ایک منسٹری جو ہے سائنس آف ٹیکنالوجی کی، فواد چودھری صاحب پرسنلی خود سامنے آ کر اگر اتنی بولڈ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور پیچھے سے ریاست جو ہے اگر اس کو بیک کرے نہ کرے، اس کے بارے میں گو کی کیفیت میں ہو، تو وہ سارا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے نا، کہ اگر یہ بحث ہم آگے لے کے جاتے ہیں. فاروق صاحب بھی آپ کی طرف بڑھوں گی. آپ کو بھی عید مبارک ہو، جیسی بھی پھیکی سی ہے لیکن خیر ایک مذہبی تہوار ہے، اس کو وش کرنا، اس کو اپنی بساط میں اپنے حوالے سے منانا یہ بھی ضروری ہے. یہ جو آج میں دیکھ رہی تھی کہ یہ اعلان کیا فواد صاحب نے، تو اس کے بعد آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ انہیں سپورٹ کر رہے تھے.
2-3 वज़रा जो थे वो उनकी बात को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो वो जो इंटरनल कंफ्यूजन ओवरऑल है तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस स्टाइल की, ये कहते हैं जी ये उसकी सिंबलिज्म है कि ये गवर्नेंस स्टाइल ही आप लोगों का हिस्सा है। देखिए, सबसे पहले तो तमाम अहले इस्लाम को जो है वो ईद मुबारक। यकीनन जो है वो कल भी एक कौमी सानिया हुआ, और उसके अलावा कोरोना की वबा से भी पाकिस्तानी कौम को सामना है, पूरी दुनिया को सामना है। उससे भी बहुत सारी जो है वो हमारे लोग, मैं तो उन्हें शहीद कहूँगा, जो कोरोना की वबा का शिकार हुए हैं वो लोग भी। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि तमाम लोग जो है वो ईद यकीनन सादगी से मनाएंगे। और उसके अलावा देखें, जो एक डिबेट का आगाज हो चुका है, मैं तो मुफ्ती मनीफ साहब से, उनकी ज़ात से हमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस दूरबीन के साथ वो चांद को देख रहे थे वो भी साइंस और टेक्नोलॉजी की पैदावार है। जिस कैमरों पे आज बैठ के वो ईद के चांद का ऐलान फरमा रहे थे वो भी जो है उसी साइंसदानों की जो है वो ईजाद है। और जिस मोबाइल फोन से उन्हें शहादतें मसूल हो रही थी, या जो फोन की घंटियां बज रही थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो भी जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पैदावार है। तो मैं समझता हूँ कि हमें किसी शख्स से आपको जो है वो इख्तलाफ हो सकता है, उससे आप अपना इख्तलाफ रखें, उसके इख्तलाफ करने के भी बेशुमार तरीके हैं, लेकिन आप जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो अहमियत है उससे तो आप जो है वो इनकार नहीं कर सकते। और जो आज ये बात कर रहे थे, मुझे आप ये बताएं कि मुसलमानों की एक हिस्ट्री है पूरी तारीख की। सबसे ज्यादा जो है वो आगाज में मुसलमान साइंटिस्ट जो है वो दुनिया के ऊपर छाए हुए थे, सब जगहों के ऊपर। क्या मुफ्ती मनीफ साहब जो है उससे भी इनकारी हो सकते हैं? वो तो एक मुसलमान हकीकत है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे इनको इतना जो है वो सीख पा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो नए हालात के तकाजे हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको भी अपनाना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। अब आप आ जाएं, देखें, ये डिबेट आज से पहले ये डिबेट ही नहीं थी। और अगर फवाद चौधरी साहब इसमें आगे आए हैं और सामने आए हैं, और आज जिस तरह जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए जो उन्होंने पेशन गोइयां की, वो पेशन गोइयां दुरुस्त साबित हुई, उन इलाकों से जो है वो शहादतें भी मौसूल हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इसको पाकिस्तानी अवाम भी ये चाहते हैं कि हम 1.5 इंच की मस्जिदें ना बनाएं, बल्कि हम एक ईद मनाएं, ताकि कौम जो है वो मुतहद होकर उसकी एक शक्ल पूरी दुनिया को नजर आए। तो मैं बात कह रही हूँ ना कि अगर एक शख्स जो है एक पहल कर रहा है तो रियासत को और हुकूमत को कहीं ना कहीं उसकी आवाज पे कोई इसको वजन देना चाहिए ना, कोई थोड़ा सा इंकरेजमेंट होनी चाहिए। रियासत जो है वो खामोश खड़ी है। अगर आज दोनों के ऐलानात में एक जैसा डेट ना आती तो फिर हम क्या करते हैं, हम किस तरह ईद मनाते, फिर एक तफरका बढ़ता है ना। देखें, बात ये है कि हमेशा जब भी कोई एक काम जो पहले ना हुआ हो और एक नया काम हो, तो उसमें जो है वो इस किस्म की चीजें सामने आती हैं। अब यकीनन मैं समझता हूँ कि पूरी कौम भी इसको देख रही है, लोगों ने भी इसको अप्रिशिएट किया है, लोगों ने भी इसको सराहा है। और यकीनन जो है मैं समझता हूँ कि अब इसके ऊपर तमाम जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बैठ के उसके ऊपर एक फैसला यकीनन जो है इसके ऊपर कर लेना चाहिए। और अगर ये इतनी एग्जैक्ट डेट सामने आ रही हैं, ये तमाम तर चीजें हैं, उसमें हमें जो है उसके ऊपर इसको इनकॉर्पोरेट करने के ऊपर मैं समझता हूँ किसी का कोई इख्तलाफ होना नहीं चाहिए। आप देखें, जरूर चांद को देखें, लेकिन इनकी मदद को भी, इनकी असिस्टेंस को भी शामिल कर लें। उससे हम इनकारी नहीं होते कि आपको शहादतें नजर आनी चाहिए, लोगों को खुद देखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है जो इतनी एडवांसमेंट कर चुकी है साइंस, उसको भी आप देख लें। फिर तो आप कहें ना, आज बिल्कुल सही बात कह रहे हैं फारूक साहब, मैं आज बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर से इलाज कराएंगे, उन साइंसी आलात से इलाज कराएंगे जो किसी और ने नहीं उन्हें पूछे, जो किसी और ने बना। उनसे ये सवाल पूछे ना, उनसे ये सवाल पूछना है कि ये जो ऐनक है ये किसी मुसलमान ने उनको बना के दी थी, ये जो दवाई दिल की खाते हैं या किसी और की चीजें खाते हैं वो किसी मुसलमान ने बना के उनको दी थी, उसने नमाजें पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? ये किस किस्म के सवाल आते हैं? बिल्कुल ठीक बात है मलिक साहब, लेकिन ये देखिए ना, उनको बिल्कुल ठीक बात है, लोग आहिस्ता आहिस्ता जब एक दफा ठीक होगी तारीख, कोई मैं देख रही हूँ कि मैं मॉनिटर कर रही हूँ जी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कैलेंडर सामने आता है उसमें से कितनी जो तारीखें हैं वो कोइंसाइड करती हैं जो रुवत के लाल कमेटी के ऐलानात होते हैं या जो भी मौलवी हजरात साहब उसको देखते हैं। तो ये मुझे बताइए मलिक साहब कि ये कहना आसान है लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल हो, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है वो तो तभी आएगी कि जब रियासत अपने तौर पे फैसला कर ले कि जी हमने इसको आगे बढ़ाना कैसे है, हमने अपने जो ये फैसले हैं ये किसके रहमो करम पे छोड़ने हैं, तो ये तो रियासत ने तय करना है ना। देखिए, हमारी रवैयत का मामला जो है वो शरई एतबार से बिल्कुल उसकी एक मुसलमा हकीकत है कि जो ईद का ऐलान है वो रियासत रवैयत के ज़रिए करेगी और ये
आज से नहीं, जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है तब से ऐसे है। इस पर तो बड़ी वजाहत है, इसमें कोई ज़्यादा बहस वाली बात नहीं। और फिर ये साइंस वर्सेस रिलीजन का मामला अभी नहीं है इतना मेरे ख्याल में। ये थोड़ा सा इसमें जो इख्तलाफ पहले था, क्योंकि देखें ना, सऊदी अरब से हम 2 घंटे पीछे हैं, तो नॉर्मली जो चांद की विजिबिलिटी का मामला है उसमें कुछ सवाल रहे, और जो हमारे अप नॉर्थ एरियाज़ हैं वो पहले इसकी निशानदेही कर देते रहे, और इसमें इख्तलाफ हो जाना, क्योंकि ट्रेन ऐसी है, मामला कोई बड़ी बात ऐसी थी नहीं और ईदें 2 हो जाती थी। लेकिन इसके साथ एक मैसेज ये बड़ा अच्छा है आज कि अगर गवर्नमेंट इस पे फैसला कर ले और इस चीज़ को अडॉप्ट करे जिसको फवाद स्ट्रेस कर रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें, तो ये एक मुनासिब हिकमत अमली होगी। बेशक ऐलान उसका रवियत कर दे, उसका रवियत कमेटी ऐलान करे, और वो उसका मुशाहिदा अगर नेकेड आई से ही करना है थोड़ा तो जरूरी है तो फवाद साहब भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा, हाँ, फवाद साहब भी रिविजिट कर सकते हैं अपनी अप्रोच को। मैं ये नहीं कह रही कि वो अपनी जो वैसे बात है उसको चेंज करें, लेकिन शायद अप्रोच तो थोड़ी सी उनकी रिविजिट हो सकती है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है सर, वापस आएंगे, गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी से 6 मिनट है मेरे पास। जो पिछली डिबेट है मैं उसी को कंटिन्यूसली करना चाहती हूं, क्योंकि ये मौका ऐसा है कि जहां पर एक दरवाजा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर हम जो है आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल राह बिल्कुल सामने मुतय्यन है। फैसला रियासत को करना है। भट्टी साहब, एक बड़ा मुश्किल फैसला होगा सर जी, वजीर आजम साहब के लिए भी, रियासत के लिए भी। अगले साल शायद हम उम्मीद करते हैं हालात इससे बेहतर हों, जो ट्रैक रिकॉर्ड पिछले देखकर हम कोई बीच का रास्ता ढूंढ पाए जहां पर किसी के मजहबी जज्बात भी ऑफेंड ना हो और साइंस को भी रास्ता बीच में हम दे दें एक बैठकर ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिए, इसमें क्या मुश्किल, क्या आप क्या कह रहे हैं, क्या मुश्किल क्या रास्ता हो कि इस रियासत क्या होती है, हुकूमत क्या होती है? आपके सामने रियासतें हैं जहां रियासत की रिट होती है, हुकूमत की रिट होती है। कोरोना आया, सऊदी अरब में आपने देखा सबसे बड़ा घर है अल्लाह का घर, खाना काबा, किस तरह उन्होंने कहा। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं हमारे सामने कि इंसान की अजमत खाना काबा से भी ज़्यादा है। तो क्या यानी क्या उन्होंने डिसीजन किया? मस्जिद नबवी में क्या किया? उन मुल्कों ने, तुर्की ने क्या किया, मलेशिया ने क्या किया, इंडोनेशिया ने क्या किया? देखें, ये उलमा का काम नहीं है। उलमा का काम जो है वो उलमा करें, जो रियासत और हुकूमत का काम है वो रियासत और हुकूमत करें। हम क्या करते हैं, हम एक लम्हे के लिए डर जाते हैं, ब्लैकमेल हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। क्यों भाई? किस लिए भाई? किस वजह से? जब रियासत अपनी स्पेस देती है तो फिर क्या करते हैं, फिर दूसरे आके वो जगह पुर कर लेते हैं। ये अब आपको इसमें साइंस को लाना पड़ेगा, इल्म को लाना पड़ेगा, इसमें शामिल करना पड़ेगा। मुफ्ती साहब को ही हेड बना दें, हमें कोई इसमें एतराज नहीं। मुफ्ती साहब ही हेड हो चांद देखने के, वही करें, लेकिन साइंस को तरीके लेके, साइंटिफिक तरीके से देखें। बेशक वो कर दिया वो कर दें, कोई वो कर दिया करें, वो कर दिया करें, और भी सारे मामला जो वो चाहते हैं वो करें, हम कोई एतराज नहीं। मगर ये नहीं, इल्म का रास्ता नहीं रोका जा सकता। एक मुसलमानों ने वो पब्लिशिंग मशीन जो थी, वो उसका रास्ता रोका था। 1600 साल पीछे हम चले गए थे। क्या कहां से हम, हमारे कहां हम क्या लोग थे और कहां पहुंच गए हैं, किस तारीकी में पहुंच गए हैं। तो अब वक्त है कि रियासत भी अपना किरदार अदा करे और इल्म और उसको शामिल करके हमें एक आगे की तरफ। फरूक, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी। ये जो रियासत किरदार अदा करे, रियासत का काम है, जाहिर सी बात है ये मुश्किल फैसला। मैं ये नहीं कह रही जी कि बड़ा कोई आसान काम होगा, इसमें मुश्किल फैसला, लेकिन ये मुमकिन फैसला है। मुश्किल और मुमकिन दोनों हो सकता है, ये मुमकिन फैसला है। देखिए, यकीनन इसको मुमकिन बनाया जा सकता है, और मैंने आपको पहले भी कहा कि हर जगह के ऊपर इसको हम ये लड़ाई की बुनियाद ही नहीं होना चाहिए ये मामला। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमारी ना किसी के साथ अना है, ना कोई जिद है। तमाम जो मुफ्ती इकराम है, उलमा है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, और हम उनसे जो है वो उनसे राय भी लेते हैं, उनसे रहनुमाई भी लेते हैं, और उनको साथ लेके चलने के ऊपर भी यकीन रखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर किसी जगह से कोई मदद मिलती है, असिस्टेंस मिलती है, और पूरी कौम को, मुल्क को, अहले इस्लाम को मुतहद करने के हवाले से मौका मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर किसी किस्म की जो है वो कोई आड़ नहीं होनी चाहिए, और इससे हम मदद ले सकते हैं। और यकीनन मैं समझता हूँ कि इसमें पेशरफ्त होगी, हुकूमत जो है इसमें इनिशिएटिव लेगी, और यकीनन जो फवाद चौधरी साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने देखा कि वो हकाइक भी सामने आ गए, और यकीनन अब उनकी जो बात है उस बात के अंदर अब मजीद वजन भी कायम हो चुका है, और उसके साथ जो है वो पाकिस्तान की अवाम की हमायत भी शामिल
ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو آپ مشکل فیصلہ کہہ رہی ہیں اس مشکل فیصلے کو جو ہے ممکن بنایا جا سکتا ہے, اور یقیناً جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس سال بھی جو ہے وہ ایک عید ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کی بنیاد رکھے جائیں گے کہ امید کرتے ہیں کہ جی کل کو جب یہ بات ہو کہ بھئی سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنی راہ بنانے دیں تو وزیر اعظم صاحب بھرپور طریقے سے اس رائے کے پیچھے شاید اپنی سپورٹ رکھیں گے. ابھی تھوڑی گو کی کیفیت ہے جو حکومتی کیمپ کی طرف سے دیکھتے ہیں. ملک احمد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, از اٹ اے ون آف تھنگ سر, یا اب چونکہ یہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہتری ہی ہوگی ہر سال, اب ایکسیپٹنس لوگوں میں بھی آ رہی ہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی پریس کانفرنس کے بعد جو رد عمل آ رہا ہے, لوگوں کو پسند نہیں آئی یہ بات, جس طرح سے مفتی منیر صاحب نے کچھ کلمات ادا کیے ہیں, نہیں کرنے چاہیے تھے, سب یہی سمجھتے ہیں کہ جی ان کا رتبہ بہت بڑا تھا. بہرحال آگے چلتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب چیزیں بہتر ہوں گی ادھر سے, یا یہ ون آف چیز لگ رہی ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ کیونکہ رویت حلال کا معاملہ یعنی چاند دیکھنے کا معاملہ ہے نا, تو فواد ہیز این آرگومنٹ, یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر چاند دیکھنے کے لیے سائنس کی مدد لی جائے تو کیا حرج ہے, اور اگر رویت حلال کمیٹی ان سے اسسٹنس لے لے تو یہ کون سی ایسی بات تھی جس میں زیادہ مشکل تھی. اور اگر جو ایویڈنس فواد پرووائڈ کر رہے ہیں اسی کی تو شہادت قبلہ جو ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب وہ بھی خود دے کے جا رہے ہیں. تو یہ مسئلہ کہ یہ رویت حلال کمیٹی کا پریروگیٹو رہے کہ وہ کریں, تو یہ ملک کے قانون کے اندر ایسے درج ہے, اور یہ پاکستان کے ریاست نے یہ ایک نظام وضع کیا ہوا ہے, اور یہ ریاست کا ہی انتظام اور بندوبست ہے. تو یہ رویت حلال کمیٹی کو ہی چاند کا اعلان کرنا ہے, لیکن اگر وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی افادیت کو سمجھتے ہوئے ان سے معاونت لے لیں تو زیادہ آسانی اور مناسب ہوگا. بالکل ملک صاحب, بہت شکریہ آپ تینوں. میرے خیال ہے ہم نے یہاں پہ بڑی کنسٹرکٹیو ایک ڈیبیٹ کی ہے, اور جس طرح سے پریسائسلی بتا دیا کہ کن علاقوں میں کہاں چاند کس وقت نظر آئے گا, ویسا ہی ہو بہو ہوا ہے. اس سال دوبارہ کنفیوژن تھی, امید کرتے ہیں کہ جی اب آگے آنے والے تہواروں میں اس طرح گو کی کیفیت نہیں ہوگی, ہم کنفیوز نہیں بیٹھے ہوں گے رات کے آخری مومنٹ تک کہ کل جو ہے وہ دن ہے یا نہیں ہے. بہت شکریہ جی پروگرام دیکھنے کا, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے, خدا حافظ.